जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र तथा प्रश्न मार्किंग स्कीम की जानकारी लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इससे आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। तो आज का यह वीडियो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपसे आग्रह है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मासब जी के आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र के प्रारंभ में ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं। यह प्रश्न पत्र कुल 75 अंकों का है। विद्यार्थियों, परीक्षा कक्ष में प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें सही विकल्प है अ, मध्य प्रदेश। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ इंग्लिश में प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। यहाँ पर सही उत्तर है अ, सन 1797 में। प्रश्न क्रमांक 3, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो सही उत्तर है अ, 5 मार्च 1931। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। स, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लिश वर्जन में यह क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो यहाँ पर दालें, ज्वार, मोटे अनाज और तिल, जिसमें सही उत्तर है अ, दालें, पल्सेस। अगला, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर सही है द, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला है, बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज। दूसरा, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रकृति, इंग्लिश में नेचर। तीसरा, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो उत्तर है रिंडरपेस्ट। चौथा, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है। तो उत्तर है प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। पांचवा, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। छठवां, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जमा राशि। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है नेपोलियन की हार। नेपोलियन की हार की जोड़ी सन 1815 से। दूसरा, रॉलेट एक्ट की जोड़ी पहला 1919 से। तीसरा, जेम्स वाट, भाप का इंजन। चौथा, संघ सूची में प्रतिरक्षा को शामिल किया जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग, गुरुग्राम। छठवां, कृत्रिम पत्तन, चेन्नई। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, सत्य कथन है। दूसरा, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, असत्य है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, या इसे हम ज्वारी पत्तन भी कहते हैं। तीसरा, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, असत्य। चौथा, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, सत्य। पांचवा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, सत्य। छठवां, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सत्य। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो उत्तर में हम लिखेंगे इंग्लैंड,
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। दूसरा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। तीसरा, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। चौथा, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे गठबंधन सरकार। पांचवा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे नगरीकरण। विद्यार्थियों, ये जो उत्तर हम आपको बता रहे हैं यह माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम में दिए गए उत्तर हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? तो उत्तर में हम लिखेंगे मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। अथवा में प्रश्न है, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? तो मार्किंग स्कीम के अनुसार उत्तर है अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र बना लिया था। उसने पहली किताब छापी, बाइबिल। 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। प्रश्न क्रमांक 7, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो मुद्रण संस्कृति के परिणाम, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ और दूसरा, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। 7वां के अथवा में प्रश्न है 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। तो 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाएं थीं जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें और जॉर्ज इलियट आदि। प्रश्न क्रमांक 8, द्वितीयक क्षेत्रक की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? लिखिए। द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताएं, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। और दूसरा, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा रहता है, इसे हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में काम आने वाली गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। 9वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? अथवा 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अथवा में प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में फोर्ड मोटर्स, महिंद्रा, अमेजॉन, रिलायंस, टाटा इत्यादि। 10वां, जैव संसाधनों के नाम लिखिए अथवा सतत पोषणीय विकास क्या है? जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जैवमंडल से होती है। मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि इन संसाधनों के नाम हैं। का सतत पोषणीय आर्थिक विकास वह विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। इसे धारणीय विकास भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं और दूसरा, इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूना युक्त होती हैं। अथवा मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है, जो कि वर्षा या तेज हवाओं से, आंधी तूफान से होता है। प्रश्न क्रमांक 12, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है अथवा वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। झूमिंग कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। कोई भी 2 नाम लिखने पर 2 अंक दिए जाएंगे। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं
अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है। दूसरा, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 13, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए अथवा वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए। तो विनिर्माण उद्योग के महत्व। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, अपितु द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। दूसरा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। दूसरा है, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है अथवा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का महत्व। रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है। और दूसरा, ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में है। प्रश्न क्रमांक 15, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है अथवा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया लिखिए। तो उत्तर है, भारत देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। और अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में किया गया। प्रश्न क्रमांक 16, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। अथवा 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो उत्तर है, रेशम मार्ग से चीनी रेशम, पश्चिमी देशों को चीनी पॉटरी, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। अथवा का उत्तर है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ विदेशों से भारत आए। प्रश्न क्रमांक 17, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था अथवा बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, जो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायियों द्वारा ऊन खरीदने से लेकर रंगाई तक का काम किया जाता था। लंदन में फिनिश होने के कारण इसे फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों है। तो बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की ज़रूरत रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। प्रश्न क्रमांक 18, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ से ये 3 अंक वाले प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। यहाँ सरकारें 2 या अधिक होती हैं। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। और तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। अथवा में प्रश्न है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया लिखिए। तो उत्तर है, निम्न परिवर्तन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। पहला है, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य व पदाधिकारियों के पदों में सीटें आरक्षित की गईं।
तीसरा, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चौथा, राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो कम से कम 3 पॉइंट लिखने पर 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के पास पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत का लाभ ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग पहले की अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने निवेश में वृद्धि की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों में, जैसे सेल फोन, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठंडे पेय जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुईं। वैश्वीकरण से कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका मिला। तो इस प्रकार या संबंधित उत्तर लिखने पर पूरे 3 अंक दिए जाएंगे। 19 के अथवा में प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य: करेंसी नोट जारी करना अर्थात नोट निर्गमन करना। दूसरा, नागरिकों के जमा धन की सुरक्षा करना। और तीसरा, सरकार को ऋण देना तथा देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर केवल पॉइंट नहीं लिखना है, बल्कि प्रत्येक पॉइंट का थोड़ा विस्तार भी करना है। तो उक्त का विवरण देने पर पूर्ण अंक दिए जाएं। ये निर्देश हैं। प्रश्न क्रमांक 20, आरक्षित वन व रक्षित वन में अंतर लिखिए। आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान है। और रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अथवा में प्रश्न है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और विवरण को लिखिए। तो उत्तर है, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो कठिन है। भारत सरकार ने इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। उक्त तीनों पॉइंट का विवरण लिखने पर पूर्ण अंक प्रदान करें। यह बोर्ड के निर्देश हैं। आपको इन तीनों ही बिंदुओं को विस्तार से लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो उत्तर है, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण: नंबर 1, राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने के कारण। दूसरा, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। तीसरा, विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। चौथा, अंग्रेज भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। 21 के अथवा में प्रश्न है, सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार: नंबर 1, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे सफल हो सकता है। तीसरा, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और चौथा, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, अपने शत्रुओं को कष्ट नहीं पहुंचाता है। प्रश्न क्रमांक 22, खनिज किस प्रकार की शैल समूहों में पाए जाते हैं? तो उत्तर है, खनिज निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। नंबर 1, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। दूसरा, कुछ खनिज अवसादी चट्टानों के परतों में पाए जाते हैं। तीसरा, खनिजों का निर्माण चट्टानों के अपघटन से भी होता है। और चौथा, जलोढ़ जमा के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। 22 का अथवा में प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। लौह अयस्क की पेटियां: नंबर 1, उड़ीसा झारखंड पेटी। दूसरा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरा, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी। चौथा, महाराष्ट्र गोवा पेटी। और अंतिम प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। आप या तो नर्मदा नदी, शिलांग, बैलाडीला
चौथा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। या तो इन चारों को नक्शे में प्रदर्शित करें या फिर तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकापारा, इन 4 बिंदुओं को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करें। तो यह प्रश्न क्रमांक 23 का पहला वाला भाग है। नर्मदा नदी, ये आप देख रहे हैं, नर्मदा नदी भारत के मध्य यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है शिलोंग। शिलोंग पूर्वोत्तर में, यहाँ पर आप शिलोंग को प्रदर्शित करें। बेलाडीला लोहयस की खाने और हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, अरब सागर का तटीय प्रदेश, यहाँ से लेकर ये हजीरा से विजयपुर जगदीशपुर, ये गैस पाइपलाइन इस तरह से आप बनाएंगे। अथवा में जो स्थान बताए गए हैं, तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, तो ये तापी नदी भी नर्मदा नदी के समानांतर नर्मदा के दक्षिण से बहती है, जिसे ताप्ती नदी भी कहते हैं, और यह भी अरब सागर में गिरती है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर का यह राज्य है जो कि नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। चित्रदुर्ग भारत के दक्षिण में, यहाँ चित्रदुर्ग को दिखाया गया है। चारों स्थानों को सही सही दर्शाने पर आपको पूरे 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तर यानी मार्किंग स्कीम की जानकारी जो हमने दी, यह आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको यह आइडिया हो गया होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को कैसे उत्तरों की अपेक्षा होती है। अगर आप मंडल की अपेक्षानुरूप उत्तर लिखते हैं तो आपको पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।